हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 17। मुन्ना ने गौरी का दिल तोड़ दिया, साथ ही वह काशी पर भी चिल्ला उठा और इस बात का मुन्ना को बेहद दुख था। मुन्ना समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति को वह कैसे संभाले। वह वंश को हर्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन गौरी का दिल तोड़ दिया। कुछ वक्त के लिए ही सही, मुन्ना स्वार्थी हो गया था। वंश की खुशी के लिए उसने एक बार भी गौरी के बारे में नहीं सोचा। मुन्ना अपना सर पकड़े बिस्तर पर बैठा रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे में वह क्या करे। कुछ देर बाद उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आया। मुन्ना उठा और लैपटॉप के सामने आ बैठा। नोटिफिकेशन एक मेल का था। मुन्ना ने मेल खोला। उसमें कुछ जानकारी थी जो मुन्ना पिछले एक हफ्ते से ढूंढने में लगा था। जैसे ही मुन्ना ने वो मेल खोला, उसकी आंखें फैल गई। उसे एक बड़ा सा झटका लगा। उसने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसने अपनी कोहनी टेबल पर टिकाई और उंगलियों को अपने होठों से लगा लिया। मुन्ना के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखों के सामने सब धीरे धीरे करके किसी फिल्म की तरह चलने लगा। अब उसे समझ आ रहा था कि किशोर ने शक्ति को सर क्यों कहा था। मुन्ना ने तुरंत इंटरनेट पर शक्ति की कुछ जानकारी देखने की कोशिश की, लेकिन जो जानकारी मेल में थी उनमें से एक भी चीज मुन्ना को इंटरनेट पर नहीं मिली। ये चीज मुन्ना के लिए और ज्यादा उलझाने वाली थी। खैर, मुन्ना तो ये जान चुका था कि शक्ति असल में है कौन। अब बस उसे शक्ति से मिलना था। मुन्ना तैयार हुआ और घर से निकल गया। काशी मुन्ना के कमरे से निकलकर बाहर चली आई। मुन्ना की बातों से आहत होकर काशी घर से निकल गई। वह घर के लॉन से होकर मेन गेट की तरफ जा ही रही थी कि सामने से आते किशोर ने काशी को देखा और उसके सामने चला आया। काशी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, शक्ति के बारे में। शक्ति का नाम सुनकर काशी हैरानी से किशोर को देखने लगी और कहा, आप उसे कैसे जानते हैं? इस वक्त हम तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। हमें तुमसे बस ये कहना था कि शक्ति तुमसे मिलना चाहता है। आज शाम रीवा घाट पर वो तुम्हारा इंतजार करेगा। तुम उससे मिल लेना। कहकर किशोर आगे बढ़ गया, क्योंकि सामने से मुरारी चला रहा था और किशोर उसी से मिलने आया था। काशी को शक्ति का ख्याल आया। वह शक्ति से मिलने के लिए बेचैन हो उठी। काशी जैसे ही जाने लगी तो मुरारी ने कहा, अरे काशी बिटिया, रुको, हम ड्राइवर भेज देते हैं, वो घर छोड़ देगा तुम्हें। काशी ने हामी भर दी तो मुरारी ने अपने ड्राइवर से कहकर काशी को घर छोड़ने को कहा। काशी पहले से बीमार थी और मुन्ना की बातों से वह और ज्यादा टेंशन में आ गई। गाड़ी में पिछली सीट पर बैठी काशी गौरी को फोन लगाती है। कुछ देर बाद गौरी ने फोन उठाया तो काशी ने कहा, गौरी, मुन्ना भैया ने जो कुछ भी कहा, तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचना। हम नहीं जानते इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हम जानते हैं गौरी, मुन्ना भैया भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम प्लीज उनकी बातों से अपसेट मत होना और कोई गलत कदम मत उठा लेना प्लीज। काशी, क्या मैं इतनी डम लगती हूँ? उस मुन्ना को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जब मन किया प्यार किया, जब मन किया छोड़ दिया। वो खुद को समझता क्या है? उसे लगता है वो ऐसे ही कुछ कहेगा और मैं बच्चों की तरह मान लूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं उसे बताऊंगी गौरी शर्मा कौन है। मैं बनारस आ रही हूँ, वो भी बहुत जल्द। गौरी ने कहा, क्या तुम बनारस आ रही हो? गौरी, हमारी बात सुनो। मुन्ना भैया अभी बहुत गुस्से में हैं, बहुत परेशान भी हैं। ऐसे में तुम यहाँ आई तो बात और बिगड़ जाएगी। जरूर कोई ऐसी बात है जो मुन्ना भैया हम सबसे छुपा रहे हैं, वरना वो ऐसे बिल्कुल नहीं करते। काशी ने गौरी को समझाते हुए कहा, काशी, मुन्ना तुम्हारा भाई है, इसलिए तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। गौरी ने थोड़ा सख्त होकर कहा, नहीं गौरी, हम तो खुद उनसे नाराज हैं और जब तक वो बताएंगे नहीं उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, हम उनसे बात नहीं करेंगे। काशी ने कहा, क्या वो ठीक है? गौरी को एकदम से मुन्ना की परवाह होने लगी। नहीं, वो ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान है गौरी। आज वो पहली बार हम पर चिल्लाए थे। तुम उन्हें समझने की कोशिश करो। काशी ने कहा, मैं कोशिश करूंगी। गौरी ने कहा और कुछ देर बाद फोन काट दिया। पहले उसे मुन्ना पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उसे मुन्ना की चिंता होने लगी थी। वह महादेव से मुन्ना के लिए प्रार्थना करने लगी। दिन भर मुन्ना शक्ति के बारे में पता लगाता रहा, लेकिन शक्ति उसे कहीं नहीं मिला। मुन्ना ने किशोर से मिलने की कोशिश की, लेकिन किशोर भी बिजी होने की वजह से उससे नहीं मिल पाया।
शाम को थककर मुन्ना दशाश्वमेध घाट चला आया। मुन्ना को यकीन था कि शक्ति कहीं मिले ना मिले, यहां जरूर मिलेगा। मुन्ना सीढ़ियों से होते हुए नीचे चला आया। गंगा आरती में अभी समय था। सूरज भी पश्चिम में चमक रहा था। मुन्ना ने चारों ओर देखा, लेकिन शक्ति उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। मुन्ना सामने पानी में खड़ी नौका के पास चला आया और चलने को कहा। कहाँ चलना है मुन्ना भैया? नाविक ने पूछा, जो कि मुन्ना को जानता था। कहीं भी चलो, बस चलो, मुन्ना ने बुझे मन से कहा। ठीक है भैया, नाविक ने कहा और अपनी पतवार उठाकर लड़के से रस्सी खोलने का इशारा किया। नाविक नाव लेकर चल पड़ा। मुन्ना काफी उदास था। उसे गौरी का दिल तोड़कर बहुत तकलीफ हो रही थी। उदास सा बैठा वह गंगा के पानी को निहारने लगा। नौका पर फैली शांति को तोड़ने के लिए नाविक धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। उसके गाने के शब्द मुन्ना के कानों में भी पड़ने लगे, जिसने मुन्ना के दुख को और बढ़ा दिया। कौन जाने माझी का मिट्टी से का मेल रे, मिलना बिछड़ना सब किस्मत का खेल रे। चलो रे चलो सखी ले चलो उस पार, मोहे पिया का है देश जहां। मुन्ना ने सुना तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसे गौरी याद आने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्यों खुद को और गौरी को इतना हर्ट कर रहा था। क्या हुआ, परेशान हो? एक मधुर और शांत आवाज मुन्ना के कानों में पड़ी। मुन्ना ने हैरानी से अपने बगल में देखा। साक्षात महादेव का अक्ष दिखाई दे रहा था। मुन्ना एकटक उन्हें देखने लगा। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में सुकून और होठों पर मुस्कुराहट। वे सामने देखते हुए कहने लगे, मनुष्य जीवन में ऐसे कई मुश्किल पल आते हैं जब फैसले लेना आसान नहीं होता। जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसके लिए खुद को दोष मत दो। यह सब पहले से तय है। मुश्किल घड़ियां हमारे जीवन में इसलिए आती है ताकि हम देख पाएं हम कितने मजबूत हैं। वर्तमान में होने वाला घटनाक्रम भविष्य में होने वाले कार्यों का ही अंश है। इनसे सीखो और अपने लिए बेहतर फैसले लो। अंत में सब ठीक होगा। मुन्ना ने सुना तो अपनी आंखें मूंद ली। उसकी आंखों के आगे गौरी के साथ बिताए पल आने लगे। अगले ही पल वंश के साथ बिताए पल आने लगे। मुन्ना ने आंखें खोली तो पाया उसके बगल में कोई नहीं था, लेकिन मुन्ना का मन अब शांत था। जो बेचैनी उसके मन में थी वो अब खत्म हो चुकी थी। मुन्ना खाली आंखों से गंगा के पानी को निहारने लगा। शाम में काशी शक्ति से मिलने रीवा घाट पहुंची। वह बहुत मुश्किल से घर से बहाना बनाकर निकली थी। वह दीना को अपने साथ ले आई। दीना चला रहा था गाड़ी और काशी उसके बगल में बैठी थी। उसने कपड़े भी नहीं बदले, वह घर के कपड़ों में ही थी। उसने पटियाला सलवार और बॉटन नेक कुर्ता पहना था। काशी बिटिया, मालिक को पता चलेगा तो हमें बहुत डांट पड़ेगी, दीना ने कहा। आप खामखा डर रहे हैं। पापा के घर आने से पहले हम वापस जाएंगे, काशी ने कहा। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? दीना ने पूछा। घाट, काशी ने कहा। काशी बिटिया, अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, ऐसे बाहर घूमना ठीक नहीं है बेटा, दीना ने कहा। ओ दीना भैया, आप भी ना माँ की तरह बात करने लगी हो। एक हफ्ते से हम घर में ही थे ना, इसलिए जा रहे हैं। हम जल्दी वापस आएंगे, काशी ने कहा। ठीक है, दीना ने कहा, क्योंकि सबकी तरह वह भी काशी को बहुत प्यार करता था। गाड़ी रीवा घाट के बगल वाली गली से कुछ पहले आकर रुकी। काशी गाड़ी से उतरी और जल्दी वापस आने का कहकर वहां से चली गई। शाम के वक्त इस घाट पर लोग कम ही आते जाते थे। काशी सीढ़ियों से होते हुए नीचे चली आई। शक्ति वहीं कुछ दूर खड़ा दीवार से पीठ लगाए हाथ बांधे खड़ा था। काशी को देखते ही वह उसके पास चला आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। शक्ति के माथे पर बैंडेज लगे थे। काशी ने देखा तो पूछा, कैसे हो शक्ति? उस दिन अचानक से हमें जाना पड़ा और फिर हम तुमसे मिल भी नहीं पाए। हम ठीक हैं, तुम कैसी हो? कहते हुए शक्ति ने जैसे ही काशी के गाल को छुआ, उसने महसूस किया कि काशी को बुखार था। शक्ति ने काशी का ललाट छूकर देखते हुए कहा, तुम्हें बुखार है? ऐसी हालत में तुम यहां क्यों चली आई? क्या तुमने दवा ली? हमें तुमसे मिलना था और तुम्हें बहुत कुछ बताना भी था, काशी ने मासूमियत से कहा। वो सब बाद में बताना, पहले तुम ये पहनो।
तुम्हें अपनी जरा भी परवाह नहीं है। यहाँ पानी है, हवा भी चल रही है, ऐसे में तुम और बीमार हो जाओगी। कहते हुए शक्ति ने अपना जैकेट निकाला और काशी को ओढ़ा दिया। एक सुकून काशी के चेहरे पर उतर आया। उसने शक्ति का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, जब तक तुम हमारे साथ हो हमें कुछ नहीं होगा। अब बताओ हमें यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें देखने का मन था इसलिए। तुम कुछ बताने वाली थी, शक्ति ने कहा तो काशी उसके साथ वहीं सीढ़ियों पर आ बैठी। काशी ने शक्ति को उस रात के बारे में सब बता दिया। उसने शक्ति को बताया कि राजन कोमा में जा चुका है। तो शक्ति ने गुस्से से कहा, उस राजन को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने तुम्हें छूकर बहुत बड़ी गलती की थी। शक्ति, तुम फिर गुंडों की तरह बात कर रहे हो। राजन के पापा उसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए बनारस छोड़कर जा चुके हैं। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। काशी ने शक्ति की बाह थामकर अपना सर उसके कंधे पर रखते हुए कहा। शक्ति ने अपने होठों से काशी के सर को छुआ और कहा, हमारे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है काशी। क्या तुम्हें हम पर भरोसा है? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? काशी ने पूछा। अगर हम कभी तुम्हें बुलाएं तो तुम हमारे साथ आओगी? शक्ति ने फिर सवाल किया। काशी ने अपना सर शक्ति के कंधे से हटाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? शक्ति ने काशी के चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहने लगा, क्योंकि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। हम तुम्हें यहां से बहुत दूर ले जाना चाहते हैं, अपने साथ, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि बनारस में हमारा वक्त बस इतना ही था। क्या हुआ है शक्ति? तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? काशी ने चिंता जताते हुए कहा। काशी, बस इतना जान लो, हमें यहां से जाना होगा, लेकिन जाने से पहले हम तुमसे जानना चाहते हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? शक्ति ने काशी की आंखों में देखते हुए पूछा। काशी ने एक बार फिर शक्ति के हाथ को अपने हाथ में थामा और अपना सर उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा, जहां शक्ति रहेगा काशी भी वहीं रहेगी। शक्ति ने सुना तो मुस्कुरा उठा और सामने बहते गंगा के पानी को देखने लगा और मन ही मन फैसला किया कि कल सुबह काशी को अपने इस बारे में सब सच बता देगा। कुछ देर बाद काशी उठी और कहा, अब हमें जाना होगा, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। शक्ति ने भी उठते हुए कहा, नहीं, दीना भैया आए हैं, वो बाहर गाड़ी में हैं, उन्हें नहीं पता हम तुमसे मिलने आए हैं, हम चले जाएंगे। काशी ने कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। शक्ति ने कहा तो काशी उसके गले आ लगी और कहा, बिल्कुल नहीं, अगर हम अपना ख्याल रखने लगे तो तुम हमारी परवाह नहीं करोगे और हमें तुम्हारी परवाह देखनी है, इसलिए अब से तुम ही हमारा ख्याल रखोगे। काशी की बात सुनकर शक्ति मुस्कुरा उठा और उसे गले लगाते हुए अपनी आंखें मूंद ली। शक्ति और काशी एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे कि बगल वाले घाट पर कुछ आदमियों के साथ खड़े शिवम की नजर उन दोनों पर पड़ी। शिवम ने जैसे ही काशी को शक्ति के साथ इस हालत में देखा, उसका खून खौल गया और आंखों में गुस्सा उतर आया। शिवम की मुट्ठियां भिज गई, लेकिन इस वक्त वह सबके सामने काशी को कुछ कहना नहीं चाहता था और वो वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 17। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर।